हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राम पचौरी आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं पचौरी एमएलटी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पैथोलॉजी के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताऊंगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन क्या है और उसके क्या-क्या इंडिकेशंस है जब हम किसी पेशेंट के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की हमें जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ क्या उसका प्रोसीजर है। और अगर हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी पेशेंट के अंदर किया है तो उसके बाद पेशेंट का लाइफ जो है कैसा सरवाइव कर पाएगा वो, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए। आप अपने एजुकेटर के बारे में यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि बेसिक डेफिनेशन क्या है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। तो जनरली बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी पेशेंट के अंदर अगर कोई बोन मैरो के अंदर कोई कैंसर है, मेनली अगर जैसे ल्यूकेमिया के केसेस या फिर आपके लिम्फोमा के केसेस, कई सारे मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट कंडीशंस हो सकते हैं जिसके अंदर पेशेंट का बोन मैरो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जैसे कैंसर होता है तो उसमें पेशेंट के अंदर हम एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं और जो है हाई डोज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स और रेडिएशंस की वजह से उसका जो है ट्रीटमेंट के टाइम पर बोन मैरो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उस बोन मैरो को जो है हम एक हेल्दी बोन मैरो के साथ अगर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो है वो पेशेंट जो है वो एक अपना अच्छा लाइफ जी सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इसी को हम जो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि स्टेम सेल बेसिकली एक ऐसा सेल होता है जिसके द्वारा हर टाइप के सेल्स को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है मेनली क्या है, आपके यूज होता है, हर टाइप के सेल जो है वो आपके फॉर्म हो सकते हैं इसके जरिए। ट्रांसप्लांटेशन जो है वो आपका 3 टाइप से हो सकता है। या तो वो ऑटोलॉगस हो सकता है या फिर आपका वो हो सकता है एलोजेनिक और या फिर हो सकता है सिंजेनिक। देखिए, ऑटोलॉगस का मतलब है कि किसी पेशेंट का बोन मैरो बिफोर द ट्रीटमेंट हमने जो है क्या किया, उसको सेव कर लिया और आफ्टर ट्रीटमेंट हम उस बोन मैरो को उसी पर्सन के अंदर दोबारा से जो है पुट कर दें, तो वो ट्रांसप्लांट हमारा ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट हो जाता है। ठीक है, दूसरा हो सकता है एलोजेनिक। एलोजेनिक ट्रांसप्लांट एक ऐसा ट्रांसप्लांट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि किसी डोनर से हम बोन मैरो लें और उस पेशेंट को हम जो है वो बोन मैरो दे दें, तो वो जो है आपका एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हो जाता है। और एक होता है आपका सिंजेनिक। सिंजेनिक के अंदर मेनली क्या है कि आपका जो है आइडेंटिकल ट्विंस के द्वारा अगर हमें बोन मैरो मिल रहा है तो वो जो है हमारा सिंजेनिक होता है। देखिए, जितना ज्यादा आपका जो है बोन मैरो डोनर का और पेशेंट का मैच करेगा उतना ही अच्छा है कि वो पेशेंट जो है उसके अंदर रिजेक्शन नहीं होगा। अगर एचएलए टाइपिंग में अगर वो प्रॉपरली मैच नहीं कर पा रहा है तो वो एक ना एक टाइम के बाद वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जरूरी है कि वो आपका क्या है, जैसे सिंजेनिक ट्रांसप्लांट है उनके अंदर हम क्या होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस से ले रहे हैं तो वहां पर रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। या फिर आप ऑटोलॉगस में भी देखेंगे तो इंडिविजुअल खुद का ही पर्सन का बोन मैरो है तो जो है वहां पर रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम है। बट एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में अगर एचएलए मैच हो रहा है तभी जो है हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अन्यथा जो है पॉसिबल नहीं। ठीक है, देखिए क्या क्या जैसे इंडिकेशंस हैं। पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर बोन मैरो का ये जो साइट आपको दिखा रखा है कि हिप बोन से आप जो है बोन मैरो को एस्पिरेट करते हैं, तो ये आपका बोन मैरो एस्पिरेशन साइट है। ये आपका निडल है जिसके द्वारा इस बोन मैरो को एस्पिरेट किया जाता है। देखिए क्या क्या इंडिकेशंस है, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया जिसके अंदर नई ब्लड सेल्स बनना बंद हो गई है, सेल्स का फॉर्मेशन बहुत रिड्यूस हो गया है। ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, इसके अलावा कीमोथेरेपी की वजह से बोन मैरो डैमेज हो गया तो, या फिर आपके कॉन्जेनिटल न्यूट्रोपेनिया यानी कि जो है मल्टीपल इन्फेक्शंस की वजह से जो है इनके अंदर न्यूट्रोफिल्स काउंट काफी ज्यादा कम हो जाता है। ये एक टाइप का इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। और एक आपका है सिकल सेल एनीमिया, जो कि क्या है एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें अपन देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया आपने देखा होगा कि जो आपके आरबीसी का शेप है वो जनरली आपके हंसियाकार शेप में हो जाता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। देन इसके बाद हम देखें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो 3 टाइप से हो सकता है, जैसे मैंने बताया उसी को हम डिस्कस करें कि ऑटोलॉगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है। कि स्टेम सेल हम किसी पेशेंट से रिमूव कर रहे हैं बिफोर द हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट, एंड द स्टेम सेल आर स्टोर्ड इन द फ्रीजर -50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपने स्टेम सेल को किसी पेशेंट से आप कीमोथेरेपी की डोज देने से पहले उसको कलेक्ट कर रहे हैं और उसको जो हम फ्रीज कर लेते हैं। और आफ्टर high dose chemotherapy and radiation treatment, the stem cell are put back into the body to make normal blood cells। यानी कि हम कीमोथेरेपी के डोज देने के बाद उन स्टेम सेल्स को दोबारा बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। और ये जो है आपका रेस्क्यू ट्रांसप्लांट बोला जाता है। रेस्क्यू मतलब सेव कर दिया हमने, जो बोन मैरो आपने पेशेंट का था उसको हमने ट्रीटमेंट से पहले ही निकाल लिया और आफ्टर द ट्रीटमेंट हमने उस पेशेंट के अंदर जो है पुट कर दिया, तो ये क्या एक तरीके का रेस्क्यू ट्रांसप्लांट बोला जाता है। ठीक है,
देन इसके बाद आपका है दूसरा एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसके अंदर हमें एचएलए मैच होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम स्टेम सेल किसी एक ऐसे पर्सन से ले रहे हैं जो कि जो है आपका या तो सिबलिंग हो सकता है, ब्रदर सिस्टर, और या फिर कोई पेरेंट्स चिल्ड्रन, या फिर आपके जो है कोई रिलेटिव हो सकते हैं जिनके द्वारा हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जितना ज्यादा एचएलए मैच करेगा उसका उतना जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। ठीक है, donors who are not related with the patient yet still match may be found through the national bone marrow registry, यानी कि आपके जो है ऐसे डोनर्स जिनके अंदर पेशेंट से वो रिलेटेड नहीं है, फिर भी अगर बोन मैरो उनका जो है मैच हो रहा है, तो ऐसे जो पेशेंट्स है उनको आप नेशनल बोन मैरो रजिस्ट्रीज के अंदर आप जो है रजिस्टर कर लेते हैं, ताकि अभी इन फ्यूचर कोई और पेशेंट्स के अंदर अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े तो हम जो है उसमें यूज कर सकते हैं उनको, उन पेशेंट्स को जो है बोन मैरो हम collect कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया सिंजेनिक। सिंजेनिक का मतलब है आपका पेशेंट का जो ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर पेशेंट जो है ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स जो है वो ऐसे पर्सन से रिसीव करता है जो कि आइडेंटिकल ट्विंस हैं, तो वो आपके सिंजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर आएंगे। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम ले सकते हैं? अडल्ट के स्टेम सेल में हम कोड ब्लड, अम्बिलिकल कोड ब्लड, या फिर आप बोन मैरो, या फिर पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल से भी ब्लड को कलेक्ट कर सकते हो। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में आप ह्यूमन एम्ब्रियो और फीटल टिश्यूज के द्वारा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके सोर्सेज हैं जहाँ से आप स्टेम सेल्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आपका डोनर स्टेम सेल्स को कलेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे या तो हो सकता है बोन मैरो हार्वेस्टिंग, और या फिर आप जो है एक अदर मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बोन मैरो हार्वेस्टिंग की बात करें तो माइनर सर्जरी इज डन अंडर द जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया, यानी कि आप एक माइनर से सर्जरी करते हैं एनेस्थीसिया दे करके, और बोन मैरो को आप जो है रिमूव करते हो पेशेंट से पोस्टीरियर इलियक बोन वाला जो रीजन है, पेल्विक बोन जहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हो, तो मल्टीपल निडल एस्पिरेशन हमें करने होते हैं। और जो आपका मैरो का अमाउंट कितना हमें लेना है वो आपका 10 to 15 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, कि जिस पर्सन को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसका जो बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग 10 to 15 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से बोन मैरो एस्पिरेट किया जाता है। तो हम ऐसे जो है मल्टीपल एस्पिरेशन करके जो है बोन मैरो को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ल्यूकोएफरेसिस का टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ल्यूकोएफरेसिस में क्या करेंगे कि जो ब्लड है उसको हम आईवी लाइन के जरिए जो है रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनको, जिनके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, उनको हम मशीन से सेपरेट कर लेते हैं। और बाद में जो है हम क्या करेंगे कि बाद में रेड ब्लड सेल्स जो है उनको डोनर के अंदर दोबारा डाल देते हैं। ठीक है, और जो कि हमने व्हाइट ब्लड सेल्स रिमूव करी है उनको हम रेसिपिएंट्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करें कि क्या-क्या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपरेशन हमें करने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि प्रियर टू ट्रांसप्लांट द पेशेंट विल अंडरगो सेवरल टेस्ट टू डिस्कवर द टाइप ऑफ बोन मैरो सेल्स इन द बोन मैरो सेल्स इज नीडेड, यानी कि ट्रांसप्लांट करने से पहले हमारे को पेशेंट के कई सारे टेस्ट कराने होते हैं जिससे कि बोन मैरो कौन सा टाइप ऑफ बोन मैरो सेल्स हमें चाहिए उसको पता करने के लिए। ठीक है, patient also undergo the radiation and chemotherapy to kill the all the cancer cells before getting the new stem cells. Bone marrow transplant take up to a week. यानी कि पेशेंट जो है उनके अंदर रेडिएशन या कीमोथेरेपी के जरिए पहले जो ऑलरेडी प्रेजेंट मैलिग्नेंट सेल्स हैं उनको हम कैंसर सेल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं न्यू स्टेम सेल्स उसके अंदर जो है इंसर्ट करने से पहले। ठीक है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो काफी एक टाइम लेता है कि कई वीक तक आपको लग जाते हैं करीब। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ उसको अराउंड 20 डेज जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद हम देखते हैं कि न्यूट्रोफिल का काउंट जो है वो 500 पर एमएमक्यू तक पहुंचा है कि नहीं। अगर इतना पहुंच गया है और प्लेटलेट काउंट 20,000 से ज्यादा है तभी हम इसको मान सकते हैं कि वो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है वो आपका सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट द इम्यून सिस्टम विल कॉम्प्रोमाइज एंड अफेक्टिंग इट्स एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, यानी कि जब बोन मैरो का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका होता है, तो हमारे इन्फेक्शन की ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और वायरल इन्फेक्शन, एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा therefore the patient will have to stay in a special section of hospital that reserved for the people receiving bone marrow transplant, यानी कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन का ससेप्टिबिलिटी बढ़ गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम हॉस्पिटल के एक पर्टिकुलर स्पेशल सेक्शन में
और एक क्वाइट मॉनिटरिंग के लिए हम पेशेंट को रखते हैं, ताकि जो है उसको अदर इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। एंड दिस रिड्यूस द रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड टू एनीथिंग दैट कुड कॉज द इन्फेक्शन। यानी कि जितना अच्छे से मॉनिटरिंग हम करेंगे, उतना ही पेशेंट के अंदर क्या होगा कि हम उसको जो है सेव कर पाएंगे, ज्यादा इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद मैंने बताया जैसे कि आपके बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में आपको पहले इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं पेशेंट के। तो हम जैसे क्या क्या कराते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, चेस्ट एक्सरे करेंगे। देन इसके अलावा इसका ईसीजी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, और ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं उसके अंदर, जैसे आपका सीबीसी वगैरह ब्लड काउंट करवाएंगे। और इसके अलावा ब्लड एंड टिश्यू टाइप, इम्यून सिस्टम का फंक्शन कैसा वो वर्क कर रहा है। इसके अलावा उसके पेशेंट का आरएफटी करवाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में मेमोग्राम करवाएंगे, सर्वाइकल कैंसर होगा तो उसमें पेपिस्मीयर का टेस्ट करवाते हैं। और इसके अलावा डेंटल इवोल्यूशन, ये सारी चीजें हम इन्वेस्टिगेशन में करवाएंगे। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका हिस्टोकम्पैटिबिलिटी लेबोरेटरी टेस्ट। यानी कि मेनली क्या है कि जैसे मैंने बताया कि आपका जो है एचएलए टाइपिंग जो है वो होना बहुत जरूरी है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर। ठीक है। क्योंकि जब पेशेंट का एचएलए जो मार्कर्स हैं सरफेस पर प्रेजेंट है डब्ल्यूबीसी के, वो अगर मैच होंगे तभी जो है पेशेंट के अंदर हम जो है डोनर का जो बोन मैरो है वो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है। तो एंश्योर द प्रॉपर ऑर्गन मैच, दिस टेस्ट इज डन ऑन द डब्ल्यूबीसीज विच हैव the special markers which give a tissue type, and tissue type is inherited from the parents। एक्चुअल में ये जो एचएलए है वो आपका जो है एक एचएलए का टाइप आपके पेरेंट्स के मदर से आता है, एक फादर से आता है। तो ये क्या है, बेसिकली पेरेंट के जरिए ही जो है एचएलए डिसाइड होता है बेबी के अंदर, या जो न्यू ऑफस्प्रिंग है। ठीक है। तो टिश्यू टाइप इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट, एंड द व्हाइट ब्लड सेल्स हैव द प्रोटीन कॉल्ड द एचएलए मार्कर। यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स हैं उनको हम एचएलए मार्कर्स कहते हैं। और एचएलए का मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इफ द बोन मैरो डोनर्स एचएलए मार्कर आर वेरी सिमिलर टू द पेशेंट, देयर इज लेस चांस दैट द पेशेंट इम्यून सिस्टम विल रिजेक्ट द डोनर्स ब्लड सेल। यानी कि बोन मैरो का जो डोनर का बोन मैरो है उसका एचएलए मार्कर अगर पेशेंट के द्वारा जितना ज्यादा रिजेंबल होगा, उतना ही चांसेस होंगे कि उसका जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम है वो उस डोनर सेल्स को रिजेक्ट करे। ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एचएलए जो है वो आपका मैच होना जरूरी है। जितना ज्यादा एचएलए मैच होगा, उतना ही रिजेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हम हिस्टोकम्पैटिबिलिटी में पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाते हैं, जिसके अंदर ये क्या है, एक इम्यून सिस्टम एक्टिविटी टेस्ट है कि अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम हाईली एक्टिव है, तो बॉडी के फॉरेन बॉडीज के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, तो उस टाइम पर चांसेस होते हैं कि वो रिजेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्रेगनेंसी, एंड आपके जो है प्रीवियस ट्रांसप्लांट जो है, अगर किसी पेशेंट के अंदर पहले भी कोई ट्रांसप्लांट हुआ है और करंट इन्फेक्शंस वगैरह हैं, वो इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देते हैं। तो अगर ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा इम्यून सिस्टम, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट के अंदर जो है वो ज्यादा जो है रिजेक्शन के चांसेस बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये दो तरीके के टेस्ट हमने देखे, एक पैनल रिएक्टिव एंटीबॉडी टेस्ट, और इसके अलावा हिस्टोकम्पैटिबिलिटी में हम एचएलए टाइपिंग उसका करके देखें। ठीक है। तो ये देन इसके बाद अपन देखें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो दो टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि आपके मेनली जब हम उसको पेशेंट को रेडिएशन दे करके उसके बोन मैरो को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है कि पेशेंट के अंदर हम एक कीमोथेरेपी का जो है डोज दिया जाता है, और टोटल बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। इसके अंदर एक जो है ड्रग ट्रीटमेंट जो है पेशेंट के अंदर हम देते हैं। तो इनमें क्या होता है कि प्री ऑपरेटिव रेजमेन विल टेक प्लेस इन द हॉस्पिटल और आउट पेशेंट क्लिनिक, और ओवर द 3 to 7 डेज पीरियड। यानी कि आप जो है ये 3 से लेके 7 दिन तक के पीरियड तक आप ये डोजेस देते हो। और टोटल बॉडी रेडिएशन जो बोन मैरो के लिए यूज होता है ट्रांसप्लांटेशन में, वो अराउंड 10 to 12 ग्रे आपका जो है डोज होता है, जितना हमें वो रेडिएशन उनको देना होगा। तो मोस्ट कॉमन जो आपका शेड्यूल है कि आप डेली जो है 2 ग्रे फ्रैक्शन का जो है रेडिएशन पेशेंट के अंदर देते हैं, और ये कंटिन्यूअसली आप जो है 3 दिन तक देंगे। तो इस तरीके से आप जो है पेशेंट के अंदर टोटली आपका 12 ग्रे का डोज जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है कंटिन्यूअसली जो है पेशेंट के अंदर ये डोजेस दिए जाते हैं। डेली आप 2 डोज जो है 2 ग्रे का देंगे, तो इसके लिए आपका 4 ग्रे एक दिन के अंदर डोज हो गया। तो अल्टीमेटली 12 ग्रे आपका 3 दिन के अंदर कंप्लीट करेगा। ठीक है। देन इसके बाद
इनमें दो टाइप के ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। या तो हो सकता है मायो एबिलेटिव और एक हो सकता है आपका नॉन मायो एबिलेटिव ट्रांसप्लांट। ठीक है। मायोएबिलिटी ट्रांसप्लांट और दोनों में इनमें क्या डिफरेंस है कि आपका जो प्रिपरेटिव रेजिमेन है उसके अंदर अगर इतना कैपेबिलिटी है कि वो पूरे इम्यून सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे, तो ऐसा ट्रांसप्लांट आपका बोला जाता है मायोएबिलिटी ट्रांसप्लांट। ठीक है। और अगर वो जो है पेशेंट जो है रेडिएशंस के लिए ज्यादा सेंसिटिव है और वो इम्यून सिस्टम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है कि उसको एक लेवल तक रिड्यूस कर देता है। ठीक है। तो इसको हम रिड्यूस इंटेंसिटी और नॉन मायो एबिलिटिव ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं। ठीक है। देन इसके बाद रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन, जैसे किसी पेशेंट के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है तो क्या क्या रिस्क कॉम्प्लिकेशंस देखने को आपको मिल सकता है। जैसे कि आपका चेस्ट पेन, इसके अलावा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, फीवर, चिल्स और फ्लसिंग। इसके अलावा हेडेक है, एलर्जीज हो सकती है, नोजिया है, पेन है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो इसीलिए जैसे क्या है कि नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह के कंडीशंस में आप एंटीमेटिक ड्रग्स उन पेशेंट्स को दे सकते हैं, जिससे कि जो आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बच जाए। और साथ ही साथ एनीमिया जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो ये जो है आपके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको दिखते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपके एनग्राफ्टमेंट एक जो है टेक्निक है जिसके द्वारा आप चेक करते हो कि हमारा बोन मैरो जो है वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन, यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद जो है कोई टाइप का रिएक्शन तो हम पेशेंट में नहीं देखा। तो जैसे ग्राफ्ट फेलियर जो है वो ऐसा है कि जो न्यू डोनेटेड सेल्स हैं अगर बॉडी के अंदर जो है सेट नहीं हो पाएगी, तो वो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर डोनर सेल्स जो है वो पेशेंट के बॉडी पर अटैक करते हैं और जो है वो रिएक्शंस क्रिएट करते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट के अंदर, इन्फ्लामेशन एंड सोरनेस इन द माउथ, थ्रोट, इसोफेगस एंड अल्सरेटेड टेस्टोमा। यानी कि ये सारी चीजें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हमको बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद आपका प्रोसीजर के कौन कौन से जो है स्टेप्स हैं जिनके द्वारा हम जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट मोबिलाइजेशन। यानी कि इसमें क्या है कि बिफोर स्टेम सेल आर कलेक्टेड अ प्रोसीजर कॉल्ड द मोबिलाइजेशन और प्राइमिंग इज डन। मोबिलाइजेशन इज डन बाय द एडमिनिस्ट्रिंग कीमोथेरेपी। यानी कि मोबिलाइजेशन कैसे करते हैं कि आप कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर करते हैं। मोस्ट कॉमन कीमोथेरेपी एजेंट जो होते हैं वो आपके ऑटोलॉगस ट्रांसफ्यूजन, जो आपके ट्रांसप्लांट होते हैं उनके अंदर हम साइक्लोफॉस्फोमाइड का इस्तेमाल करते हैं ऑटोलॉगस पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल के ट्रांसप्लांटेशन के लिए। ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका कलेक्शन। यानी कि स्टेम सेल जो है वो बोन मैरो से आपके हार्वेस्ट की जाती है, उसको कलेक्ट किया जाता है, या फिर आप पेरिफेरल ब्लड से भी कलेक्ट कर सकते हो अप्रूव कलेक्शन सेंटर पे। और इसके बाद उनको जो है ट्रांसप्लांटेशन सेंटर तक भेज दिया जाता है। ठीक है। मैरो स्टेम सेल आर कलेक्टेड बाय रिपीटेड बोन मैरो एस्पिरेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर एंड इंटीरियर इलियक क्रस्ट ऑफ द डोनर इन ऑपरेटिंग रूम अंडर द जनरल एनेस्थीसिया। यानी कि जो मैरो स्टेम सेल्स होते हैं उनको हम जो है जो डोनर है उससे मल्टीपल एस्पिरेशन करके जो है कलेक्ट करते हैं। और ये जनरली लोकल या जनरल एनेस्थीसिया के उसमें जो है किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपके जो पेशेंट का वेट है उसके अकॉर्डिंग 10 to 15 ml मैरो पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है एस्पिरेट किया जाता है। ठीक है। देन हमने मोबिलाइजेशन कर लिया, कलेक्शन किया। कलेक्शन में क्या है कि प्रोसीजर में अराउंड 1 to 3 आवर का टाइम लगता है। एंड इन द ऑपरेटिंग रूम द मैरो इज फिल्टर्ड टू रिमूव बॉन्ड पार्टिकल्स एंड लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स एंड देन पाउड इनटू द ट्रांसफ्यूजन बैग फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड फ्रीजिंग। यानी कि जब हमने उसको कलेक्ट कर लिया है तो कलेक्ट करने के बाद जो है इसको हम उसमें से बॉन्ड पार्टिकल्स और फैट ग्लोब्यूल्स को निकाल देते हैं और उसको ट्रांसफ्यूजन बैग में डाल दिया जाता है। ठीक है। स्टेम सेल जो है आपके पेशेंट और डोनर के पेरिफेरल ब्लड से एफरेसिस के टेक्निक के द्वारा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो डोनर के बोन मैरो से हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, और या फिर हम जो है एफरेसिस टेक्निक जैसा कि मैंने बताया न्यूटो आपके ल्यूको एफरेसिस, जिसमें डब्ल्यूबीसी जो है निकाल करके और आरबीसी को दोबारा डोनर में डाल देते हैं। तो ये एफरेसिस टेक्निक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। देन इसके बाद 3 to 4 कलेक्शन ईच लास्टिंग 2 to 4 आवर यूजुअली आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट इनफ स्टेम सेल फॉर ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में जो है एक ही बार में एस्पिरेशन नहीं करना होता। हम जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं, तो 3 to 4 कलेक्शन आपको करने होते हैं, तब जा करके हम पूरा बोन मैरो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। स्टेम सेल्स आर देन प्रोसेस्ड एंड फ्रोजन फॉर ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि उन स्टेम सेल्स को हम जो है
जब हमने कलेक्ट कर लिया है तो ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन में हम उसको फ्रीज कर देते हैं। जैसे हमने पेशेंट का कीमोथेरेपी से पहले ही अगर हमने निकाल लिया है तो वहां पर हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑफन दे आर इन्फ्यूज्ड इमीडिएटली इनटू द पेशेंट इन अ एलोजेनिक डोनेशन, यानी एलोजेनिक डोनेशन के अंदर जैसे किसी डोनर ने दिया है तो जो है इफ्यूज करने के बाद इमीडिएटली हम पेशेंट के अंदर डाल सकते हैं। और अगर हमने ऑटोलॉगस किया है तो ऑटोलॉगस में तो क्या है कि हम पेशेंट से कलेक्ट कलेक्ट कर रहे हैं और उसी के अंदर दोबारा डालना है, तो हमें उसको फ्रीज करने का जरूरत है, ठीक है। देन इसके बाद एक टेक्निक है पर्जिंग, जिसमें क्या होता है कि अ, जो कंटामिनेटिंग मैलिग्नेंट सेल्स हैं उनको हमें रिमूव करना होता है, ठीक है, वाइल द लिविंग स्टेम सेल इंटैक्ट टू रिकॉन्स्टिट्यूट द हेमाटोपोइटिक सिस्टम। यानी कि जो पहले से पेशेंट के अंदर एग्जिस्टिंग सेल्स है, जो मैलिग्नेंट सेल्स है, उनको हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि हेल्दी बोन मैरो जब हम पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट करें तो वो जो है आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग मैलिग्नेंट सेल इंक्लूड द यूज ऑफ केमिकल एजेंट्स एंड एंटीबॉडी पर्जिंग, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कंबाइंड विद द साइटोसिडल एजेंट, जो आपके पर्जिंग के टेक्निक में यूज करते हैं, ठीक है। यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया जाता है आपके मैलिग्नेंट सेल्स को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। देन इसके बाद antibody or chemical purging has the potential to damage the stem cell and may lead to prolonged neutropenia and delayed return of T and B cell function after the transplantation। यानी कि एंटीबॉडी और जो केमिकल पर्जिंग हम कर रहे हैं उसकी वजह से स्टेम सेल्स डैमेज हो जाते हैं, और जो है इसकी वजह से न्यूट्रोपीनिया यानी कि न्यूट्रोफिल काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और टी सेल बी सेल जो है उनके फंक्शंस दोबारा से ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक्टिव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हम जो है पूरी तरीके से स्टेम सेल को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो इस वजह से, ठीक है। तो हमारा जो बोन मैरो का ट्रांसप्लांट है वो अदर ऑर्गन के ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल चीज है, कि हम जो है उसके अंदर पेशेंट के अंदर लॉन्ग टाइम ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही हम जो है बता सकते हैं कि पेशेंट के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद आप जैसे बोन मैरो को हमने एस्पिरेट कर लिया, तो उसको हमें क्रायो प्रिजर्वेशन करना होता है, जिसमें जो प्रीवियसली हार्वेस्टेड मैरो है और ब्लड स्टेम सेल्स है उनको फ्रीज कर दिया जाता है। तो जनरली फ्रीजिंग के अंदर हम डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं फ्रीजिंग करने से पहले, ताकि जो सेल मेम्ब्रेन है फ्रीजिंग के दौरान जो है आपके प्रोटेक्टेड रहे। और देन उसके बाद जब हमें बोन मैरो को पेशेंट के अंदर डालना होता है तो उसके बाद हम उसको थॉ कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपके ब्लड बैंक के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको हम कलेक्ट करके और जब पेशेंट के अंदर देना होता है तो उसको हम जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे करके उसको थॉ कर लेते हैं, मतलब वो जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, तब हम उसको फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद है कंडीशनिंग। जैसा कि मैंने बताया कि आपके जो है एलोजेनिक हो चाहे ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट हो, आपको जो है मैलिग्नेंट सेल्स को इरेडिकेट करना जरूरी है, ठीक है, ताकि जो है रिलैप्स के चांसेस उतने ही ज्यादा कम हो जाए, ठीक है। तो इनमें दो टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम कर सकते हैं। इस चीज का मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ कि मायो एबिलेटिव और नॉन मायो एबिलेटिव में, मायो एबिलेटिव के अंदर तो हम क्या करते हैं कि कंप्लीटली इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या है कि जैसे एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के अंदर साइक्लोफॉस्फामाइड के द्वारा जो है आप टोटल बॉडी इरेडिएशन पेशेंट के अंदर देते हैं, और ट्रीटमेंट also has the immunosuppressive effect that prevent the rejection of hematopoietic stem cell by the रेसिपिएंट इम्यून सिस्टम। यानी कि ये ट्रीटमेंट जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट भी दिखाता है, क्योंकि मैलिग्नेंट सेल्स अगर हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हेल्दी जब बोन मैरो पेशेंट के अंदर जो है ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो उस टाइम पर वो पूरी तरीके से आपका जो है मेंटेन रहेगा, और मैलिग्नेंसी वाले फीचर्स जो है वो निकल चुके होंगे, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट प्रोग्नोसिस ऑफन इंक्लूड द एक्यूट एंड क्रॉनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज दैट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग। यानी कि ट्रांसप्लांट के बाद जो है कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर एक्यूट इन्फेक्शन आपको स्टार्टिंग के 2 to 3 मंथ में देखने को मिल सकते हैं, और अगर क्रॉनिक जो है इन्फेक्शन है तो वो आपको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, जो बेसिकली क्या होता है कि ग्राफ्ट होने के बाद जो है अगर रिजेक्शन बॉडी करती है तो वो जो है आपको ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज के अंदर देखना होता है, ठीक है। देन इसके बाद नॉन मायो एबिलेटिव, जैसे आपका बॉडी जो है वो अगर ज्यादा सेंसिटिव है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि नॉन मायो एबिलेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो है एक रिड्यूस इंटेंसिटी का जो है कीमोथेरेपी का डोज पेशेंट को दिया जाता है, और जिससे कि क्या है बोन मैरो के सेल्स जो है वो इरेडिकेट हो जाए। तो इनमें क्या होता है सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है।
इंस्टीड नॉन मायोएबलेटिव ट्रांसप्लांट रन लोअर रिस्क ऑफ सीरियस इन्फेक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि हम पूरी तरीके से बोन मैरो का ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो सीरियस इन्फेक्शन के चांसेस हैं उनका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, और ट्रांसप्लांट रिलेटेड मॉर्टेलिटी भी थोड़ी सी आपको इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। देन इसके बाद इफ्यूजन के जो मेथड ऑफ इफ्यूजन स्टेम सेल जो है वो डिपेंड करता है ट्रांसप्लांट टू ट्रांसप्लांट कि आप कौन से टाइप का कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ऑटोलोगस स्टेम सेल के अंदर जो आपके डीएमएसओ या डाइमेथाइल सल्फोक्साइड के साथ जो क्रायो प्रिजर्व हमने किया था, उनको जो है इफ्यूजन के लिए हम जो है थॉ करके यूज करते हैं। ऑन ट्रांसप्लांट डे ऑफ द सेल मस्ट बी थॉट प्रेयर टू ट्रांसप्लांटेशन और रीफ्यूजन। यानी कि जब हम ट्रांसप्लांटेशन जो है सेल का हो गया है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन वाले डे पर जो है जो क्रायो प्रिजर्व आपका बोन मैरो था उसको हम पहले थॉ करते हैं, देन उसके बाद रीइफ्यूजन किया जाता है। ठीक है। प्री मेडिकेशन विद, मैंने जैसा मैंने बताया था कि अभी के बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद कई सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए वॉमिटिंग नोजिया के केसेस में एंटीमेटिक और एलर्जी कंडीशन के अंदर एंटी हिस्टामिन जो है आप दे सकते हैं, जिससे कि क्या हो, साइड इफेक्ट्स जो आपके हैं वो अ, थोड़े प्रिवेंट हो जाए। ठीक है। जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, फ्लशिंग, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल प्रेशर, इसके अलावा ऑकेजनल हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, ये सारे सिम्टम्स आपको पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। Patient should be well hydrated before and after the infusion of stem cell to prevent the renal complication from the DMSO load। यानी कि पेशेंट के अंदर हम उसको वेल हाइड्रेटेड, यानी कि अच्छे से उसको पानी पिलाते हैं इन्फ्यूजन करने से पहले और उसके बाद में, ताकि रीनल कॉम्प्लिकेशंस जो है उनको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है। देन इसके बाद रिकवरी, कि जब हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया तो हमें ये भी चेक करना है कि पेशेंट के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। तो उसको हम बोलते हैं एनग्राफ्टमेंट। यानी कि अगर जो आरबीसी जो है, मतलब आपके जो ब्लड सेल्स हैं, इनको हम चेक करेंगे, जैसे डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, आरबीसी है, वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। तो आप ग्रेन्युलोसाइट काउंट अगर 500 मिली एमएमक्यू से ज्यादा हो गया है और प्लेटलेट काउंट 20,000 एमएमक्यू से ज्यादा है, तब हम उसको एनग्राफ्टमेंट को सक्सेसफुल मान। Following the autologous stem cell transplant, count usually recover in approximately 8 to 10 days। यानी कि autologous अगर stem cell transplant हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में रिकवरी थोड़ी जल्दी हो जाती है, 8 to 10 डेज के अंदर पेशेंट रिकवर होता है। ठीक है। Since the blood count do not fall as low after the non-myoablative transplant, the engraftment occur more quickly। यानी कि जैसे मैंने बताया, नॉन मायोएब्लेटिव ट्रांसप्लांट के अंदर क्या है कि आपके वहां पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, हम रेडिएशन का डोज कम कर दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एनग्राफ्टमेंट जल्दी हो जाता है। एंड रिकवरी ऑफ द ब्लड सेल काउंट आफ्टर द अम्बिलिकल कोर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट occur more slowly at approximately 28 days for neutrophil and 60 डेज फॉर प्लेटलेट। जैसे आप अम्बिलाइकल कोर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उनमें न्यूट्रोफिल और जो प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर रिकवरी में आपको टाइम लगता है, 28 डेज न्यूट्रोफिल के लिए और 60 डेज प्लेटलेट के लिए, तब जाकर के वो रिकवर होते हैं। ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ा वो सारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। तो हमारे को क्या है कि पूरा इंडिकेशंस मालूम होने चाहिए, क्या-क्या चीजें जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता क्या है, और इसके क्या-क्या प्रोसीजर्स है, क्या-क्या इंडिकेशन। जैसा कि मैंने बताया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैलिग्नेंसी के केसेस में या नॉन मैलिग्नेंट कंडीशंस के अंदर हम पेशेंट के अंदर करवाते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप इसको शेयर करें, ताकि लोग इसको अच्छे से देख पाएं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।